हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं जुड़ चुकी हूँ आप सभी के साथ लाइव में। तो आज का जो हमारा सेशन है वो क्या होगा, सूरदास के पद के ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, तो आप सभी जुड़ जाइए जल्दी से। उसके बाद हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज का जो हमारा सेशन होगा वो किस चीज का होगा, वो होगा सूरदास के पद। ठीक है, इससे पीछे की वीडियो में हम लोगों ने सूरदास के पद का एक्सप्लेनेशन सेशन देखा था। ठीक है, उसमें हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखा था। और आज का जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम लोग सूरदास के पद का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। ठीक है, उसको बंद कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का जो हमारा सेशन है सूरदास के पद का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो क्या है, सूरदास के पद। ठीक है, और इसके जो लेखक है वो कौन है, वो है सूरदास। ठीक है, इसके लेखक कौन है, सूरदास। ठीक है, और इनकी जो रचना है वह कृष्ण पर आधारित है। ठीक है, क्लियर। तो चलते हैं, रजनीश, रामकिशन, मनीष, ऋचा, कृष्णदेव, आदित्य, आप सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो चलते हैं आज का जो हमारा सेशन है ऑब्जेक्टिव का, उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, अंकित, हिमांशु। ठीक है, चलते हैं आज के हमारा जो सेशन है ऑब्जेक्टिव का, उसके फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूरदास का जन्म कब हुआ था। ठीक है, सूरदास का जन्म कब हुआ था, आप लोग हाँ अपने कमेंट के माध्यम से बताइए। पलक, वेरी गुड। ठीक है, हिमांशु, आदित्य। ठीक है, हिमांशु, पलक, आपका आंसर सही है। ठीक है, अंकित। ठीक है, 1478 ईस्वी। ठीक है, 1478 ईस्वी में किनका जन्म हुआ था, सूरदास का जन्म हुआ था। ठीक है, यह किस शताब्दी में आता है, आप कमेंट करके बताएं कि यह किस शताब्दी में आता है। ठीक है, प्रीति, मुंशुन, प्रिया, आप सभी का आंसर सही है। शिवम, गुड मॉर्निंग। हिमांशु कुमार 15वें, वेरी गुड हिमांशु। पलक, आदित्य, ऋचा, प्रिया, फिर आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, 15वीं शताब्दी में। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, वैसे तो इसमें ही देता है, हो सके आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर शताब्दी दे दे तो क्या हो जाएगा, 15वीं शताब्दी। ठीक है, कब है, 15वीं शताब्दी। क्लियर, तो आपको सभी प्रकार से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो सूरदास जी का जन्म कब हुआ था, 1478 ईस्वी, जो कि एक अनुमानित तिथि है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है सूरदास की मृत्यु कब हुई थी। बताइए अपने कमेंट के माध्यम से कि सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी। ठीक है, सूरदास जी की मृत्यु कब हुई थी, बताइए आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से। 1583 ईस्वी। पलक, आदित्य, मिथुन, ललित, ठीक है, ऋचा, प्रीति, आप सभी का आंसर सही है। सोनी, ठीक है, 1583 ईस्वी। ठीक है, कब हुआ था, 1583 ईस्वी को हुआ था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1583। और यह किस शताब्दी में आता है, तो 16वीं शताब्दी में। ठीक है, किस शताब्दी में आएगा, 16वीं शताब्दी में। क्लियर, आप सभी को शताब्दी क्लियर हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो सूरदास की मृत्यु कब हुई थी, 1583 ईस्वी। क्लियर, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, 16वीं शताब्दी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, सूरदास का जन्म स्थान कहाँ था, बताएं से। आप अपने कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे कि सूरदास जी का जन्म, ठीक है, जन्म कहाँ हुआ था, अर्थात जन्म स्थान कहाँ था। ठीक है, शिही, दिल्ली। पलक, वेरी गुड। प्रिया, शिवम, साधु शर्मा, मिथुन, ठीक है, मुंशुन, आप सभी का आंसर सही है। रामकिशन, विकास कुमार, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, शीही ग्राम दिल्ली। ठीक है, शीही ग्राम दिल्ली में इनका जन्म
हुआ था, ये इनका जन्म स्थान है, ठीक है। और यहाँ पे एक मेट्रो स्टेशन भी इनके ही नाम का बनाया गया है, ठीक है। संत सूरदास सिंह मेट्रो स्टेशन, ठीक है, इनके ही नाम पर बनाया गया है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, सूरदास जी का जन्म स्थान कहाँ था? सिही ग्राम, दिल्ली। अच्छा, मलिक मोहम्मद जैसी का जन्म स्थान कहाँ था? आप कमेंट में करके बताए दो। हाँ, ठीक है, इसका क्या आंसर होगा सही? सिही ग्राम, दिल्ली, ठीक है। वहां पे एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया गया है इनके नाम पर, ठीक है। हमने आपसे पूछा था कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ था, ठीक है। जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? शादू, वेरी गुड। कब्र अमेठी, उत्तर प्रदेश, ठीक है। उत्तर प्रदेश राज्य के कब्र अमेठी जो एक स्थान है, वहां पर मलिक मोहम्मद जैद जी का जन्म हुआ था। और सूरदास जी का सिही ग्राम, दिल्ली, ठीक है। दिल्ली के निकट एक ग्राम है सिही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हमारा जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे, ठीक है। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? बताइए आप लोग कमेंट में इसका आंसर। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था, ठीक है। सूरदास के दीक्षा गुरु का क्या नाम था? ऑप्शन है, वेरी गुड, ठीक है, महाप्रभु बल्लभाचार्य, ठीक है। महाप्रभु बल्लभाचार्य कौन थे? तो ये पुष्टि मार्ग, ठीक है, पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, ठीक है। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक भी ये माने जाते हैं। कौन? महाप्रभु बल्लभाचार्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कृष्णदेव, मिथुन, प्रीति, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, ठीक है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। इंटरनेट प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, हम चेक कर लेते हैं एक बार। आपको ये दिखाई दे रहा है कि डिस्प्ले दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिख रहा है। 1 मिनट, हम चेक कर ले रहे हैं। ठीक है, हाँ, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। हम थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन चेक कर लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ठीक है, आप सभी को दिख रहा है। तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूर सागर किन की कृति है, ठीक है। बताएं आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से कि सूर सागर किन की कृति है, ठीक है। सूर सागर किन की कृति है? ऑप्शन है, वेरी गुड, सोनी, विकास, ठीक है। आप सभी, मिथुन, रामकिशन, अंकित, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सूरदास इसका सही ऑप्शन होगा, ठीक है। सूर सागर की कृति है सूरदास जी की। अगर सूरदास जी की हम मुख्य कृति की बात करें तो हम आपको बता दें, सूर सागर, ठीक है, साहित्य लहरी, राधा रस के लिए, ठीक है, राधा रस के लिए, फिर से आप याद रखिए सूर सरावली, ये जो है ये इनकी महत्वपूर्ण रचना है, किनकी? सूरदास जी की, ठीक है। ये जो 4 है यह महत्वपूर्ण रचना है सूरदास जी की, तो आप याद रखिए इसे, ठीक है। कौन कौन है? तो सूर सागर, साहित्य लहरी, राधा रसकेली और सूर सरावली, ठीक है। क्लियर? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है।
आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम तो आप बता सकते हैं हमसे, वरना हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, वो क्या है? वो है साहित्य लहरी किसकी कृति है? हमने आपको जस्ट पीछे बताया सूरदास जी की महत्वपूर्ण कृतियों के बारे में, उसमें सूर सरावली, सूर सागर, ठीक है, राधा रसकेली, ठीक है, ये सब शामिल था। तो आप बताएं इसमें सूरदास, ठीक है, साहित्य लहरी किसकी कृति है? सूरदास जी की। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। रामपूजन, मिथुन, ललित, ठीक है, अंकित, हिमांशु, सोनी, ठीक है, आप सभी, प्रीति, आप सभी का आंसर सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 7 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, वो है इनमें से कौन सूरदास की रचना नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सूरदास जी की रचना नहीं है? अर्थात इसमें से जो 3 है वह सूरदास जी की रचना है और एक सूरदास जी की रचना नहीं है। ठीक है, बताइए इसका आंसर क्या होगा? पद्मावत, वेरी गुड पलक, ठीक है, विकास, सोनी, मुंचुन, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, प्रिया, नितेश, दैनिश, अंकित, ललित, ऋचा, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अच्छा, आप लोग बताइए, अगर पद्मावत सूरदास जी की कृति नहीं है तो किनकी कृति है? ठीक है, अगर पद्मावत जो है वो सूरदास जी की कृति नहीं है, हमने माना, तो ये किसकी कृति है? ठीक है, आप बताइए पद्मावत किसकी कृति है? पद्मावत किसकी कृति है? मलिक मोहम्मद जैसी, वेरी गुड पलक, ठीक है, मलिक मोहम्मद जैसी जी की कृति है कौन? पद्मावत, ठीक है, और पद्मावत से ही करबक लिया गया है। ठीक है, साधु, विकास, दैनिश, मिथुन, प्रिया, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, पद्मावत जो है यह किनकी कृति है? यह मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है। ठीक है, आप सभी को पता है, अच्छी बात है, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी की कृति है। सूर सागर सूरदास जी की कृति है। सूर सरावली भी सूरदास जी की कृति है और राधा रसकेली भी सूरदास जी की महत्वपूर्ण कृतियों में शामिल है। ठीक है, और एक साहित्य लहरी भी है जो कि सूरदास जी की कृति है। क्लियर? हिमांशु, ललित, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। शिवम, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सूरदास की विश्व प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी रचना है? उनकी किस रचना के कारण उन्हें विश्व में भी प्रसिद्धि मिली, उन्हें विश्व में भी पहचान मिला? ठीक है, बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, एक बार हम ऑप्शन को पढ़ ले। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा सूरसागर, सेकेंड ऑप्शन है राधा रसकेली, थर्ड ऑप्शन है सूर सरावली और फोर्थ ऑप्शन है साहित्य लहरी। ठीक है, मिथुन, शिवम, ऋचा, ललित, अंकित, चंदन, हिमांशु, आप सभी का आंसर सही है। दैनिश, ऋचा, सूरसागर। ठीक है, सूरसागर हमने स्टार पॉइंट करके आपको दिया था। ठीक है, कि ये जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सीधे सीधे इसी प्रकार से पूछे जाते हैं कि सूरदास की विश्व प्रसिद्धि का आधार उनकी कौन सी रचना है? ठीक है, किस रचना के आधार पर उन्हें विश्व में पहचान मिली? तो सूरसागर इज द राइट आंसर। इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क होगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? देखिए, सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? ठीक है, सूरदास के पद किस पुस्तक से ली गई है? बताइए, सूरदास के पद जो है वह किस पुस्तक से ली गई है? ठीक है, साधु, विकास, ठीक है, ललित, हिमांशु, मिथुन, शिवम, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। चंदन, अंकित, ऋचा, ललित, रितेश, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए है वो सही ऑप्शन होगा। सूरदास के पद जो कि कृष्ण पर आधारित रचना है। ठीक है, कृष्ण के वात्सल्य बाल लीला का वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, बाल लीला का वर्णन किया गया है इस चैप्टर में। तो यह किस पुस्तक से ली गई है? तो यह सूर सागर से लिया गया है। ठीक है, यह सूर सागर से लिया गया है। आप सभी को क्लियर है? चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग।
सूरदास किस शाखा के कवि है? बताइए, हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। अगर बोला जाए किस परंपरा के कवि है, किस शाखा के कवि है, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? बताइए आप हमें। सूरदास किस शाखा के कवि है? ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। कृष्णदेव, सोनी, पटना, मेहीलाल, हिमांशु कुमार, दैनिश, मिथुन, ऋचा, ललित, चंदन, ठीक है, अब रितेश, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, साधु, ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं कौन? सूरदास जी। ठीक है, अगर तुलसीदास जी की बात करें जो हमारा अगला चैप्टर है, तो वह राम भक्ति शाखा के कवि रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग सूरदास जी पे बात कर रहे हैं, तो यह कृष्ण भक्ति शाखा के कवि रहे हैं। इनकी जो अधिकतर रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं मुख्यतः वह कृष्ण पर ही आधारित है। ठीक है, क्लियर? आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 11 नंबर क्वेश्चन है हमारा, सूरदास मुख्यतः किस भाषा के कवि है? बताइए, सूरदास मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? सूरदास मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, बी मुंचुन, प्रिया, पटना, मिथुन, ठीक है, साधु शर्मा, चंदन, अंकित, मेहीलाल। ठीक है, अंकित, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ब्रज भाषा। ठीक है, और आप ये भी बताएं कि जायसी, ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जी जो है वह मुख्यतः किस भाषा के कवि हैं? ठीक है, बताइए कमेंट के माध्यम से। हम ये चाहते हैं कि आपका जो पीछे वाला जो चैप्टर है वो भी आप रिवीजन करते चले। ठीक है, अवधि, वेरी गुड पलक, ठीक है, साधु शर्मा, सोनी, पटना, विकास, ठीक है, अवधि के हैं। विकास, साधु शर्मा, मिथुन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। अगर यहाँ पे मलिक मोहम्मद जायसी रहे तो उनकी जो रचनाएं है मुख्यतः वो अवधि में है। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, सूरदास किस काल के कवि है? ठीक है, सूरदास जी किस काल के कवि, आप हमें बताएं, सूरदास जी किस काल के कवि है? ठीक है, सूरदास जी किस काल के कवि है? हमने बताया था आपको जब हम पढ़ा रहे थे, तो एक स्टार पॉइंट हमने बताया था, उसमें हमने बताया था आधुनिक काल। आप सभी का आंसर गलत है। ठीक है, ध्यान दें आप अपने ऑप्शन पे। ठीक है, आधुनिक काल के नहीं होंगे। आधुनिक काल के कैसे होंगे? जब इनका जन्म ही 1478 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, आप लोग ध्यान दें। मध्यकाल, साधु शर्मा, वेरी गुड, मध्यकाल के कवि रहे हैं ये। ठीक है, कौन? सूरदास जी मध्यकाल के कवि रहे। अगर हम बात करें कि मध्यकाल कब से कब तक की अवधि को कहा जाता है, तो आप याद रखें, मध्यकाल कब से कब तक की अवधि को कहा गया, तो 6ठी से 16वीं शताब्दी। ठीक है, 6ठी से 16वीं शताब्दी। ठीक है, 6वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी को मध्यकाल कहा गया। मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया, इसके बारे में हम थोड़ा सा आपको बता दें। ठीक है, प्रारंभिक मध्यकाल और बाद वाले को क्या कहते हैं हम लोग? उत्तर मध्यकाल। उत्तर अर्थात बाद वाला। ठीक है, तो उत्तर मध्यकाल। तो प्रारंभिक मध्यकाल की जो अवधि थी वो थी 6वीं, ठीक है, 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी। ठीक है, 6वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं शताब्दी, जबकि उत्तर मध्यकाल की जो अवधि थी वो थी 13वीं शताब्दी। ठीक है, 13वीं शताब्दी से लेकर के 16वीं शताब्दी। ठीक है, तो यह मेन रूप से उत्तर मध्यकाल के कवि रहे हैं। कौन? ठीक है, और अगर आपको ऑप्शन में दे, देखिए, उत्तर मध्यकाल को कहा जाता है भक्ति काल भी, आप याद रखें। ठीक है, भक्ति काल भी कहा जाता है। भक्ति काल कब से कब तक की अवधि है? तो 1375 से लेकर के 1700। ठीक है, आपको ये याद नहीं रखना है, बस हम आपको समझा रहे हैं कि मध्यकाल को दो भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला था प्रारंभिक मध्यकाल और दूसरा था हमारा उत्तर मध्यकाल। ठीक है, तो प्रारंभिक मध्यकाल की जो अवधि थी वो 6वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक थी, और जो
आपका उत्तर मध्यकाल अर्थात बाद वाला, ठीक है। उत्तर अर्थात क्या होता है? बाद वाला, ठीक है। उत्तर मध्यकाल अर्थात बाद वाला, ठीक है, प्रारंभिक। और ये बाद वाला तो 13वीं से 16वीं शताब्दी। तो ये भक्ति काल जो है यह इसी के अंतर्गत आता है, उत्तर प्रारंभिक, ठीक है। उत्तर मध्यकाल के अंतर्गत ही आता है ये भक्ति काल। क्लियर? 1375 से लेकर के 1700 ईस्वी तक। आप ये समझे कि इसका तो ऑप्शन मध्यकाल होगा, लेकिन अगर आपको ऑप्शन में मध्यकाल न दे करके, ठीक है, विकास, संदन, आप, प्रिया, ठीक है, आप सभी को समझ में आ रहा है, कृष्णदेव, ठीक है। देखिए, मध्यकाल आपको ऑप्शन में न दे करके अगर आपको भक्ति काल दे देता है, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में भक्ति काल दे देता है तो भक्ति काल इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा भक्ति काल, ठीक है। क्लियर? आप सभी को समझ में आया? ठीक है। ये जो हमने डाटा बताया इसलिए कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, आपके मन में कोई कंफ्यूजन न रहे कि हम मध्यकाल को क्यों कहते हैं भक्ति काल, ठीक है। तो उत्तर मध्यकाल की जो अर्थात बाद वाला मध्यकाल को दो भागों में बांटे, प्रारंभिक मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल, ठीक है। तो ये जो आया तो इसी के अवधि के अंतर्गत ये जो भक्ति काल है यह 1375 से लेकर के 1700 तक आता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग इसे उत्तर मध्यकाल में रखे हैं। क्लियर? नो प्रॉब्लम। विकास, मिथुन, रीचा, ठीक है, आप सभी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन पे देखिए, सूर हैकई ऐसे गिगियात काहे को हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। यह किसने कहा है? ठीक है, यह किसने कहा है? ये अगर आप लोग बुक रीडिंग किए होइएगा तो आप समझ सकते हैं। और उनके दीक्षा गुरु, मैं आपको एक हिंट देती हूँ कि ये सूरदास जी के दीक्षा गुरु ने ये उन्हें कहा है, ठीक है। जब वो दैन्य भाव के पद गाते थे, ठीक है, दैन्य भाव अर्थात काफी विलग होकर के, ठीक है, काफी विनती पूर्वक जो पद गाते थे, तो वल्लभाचार्य जब उन्हें दीक्षा दिए, ठीक है, हाँ वेरी गुड, महाप्रभु वल्लभाचार्य जो कि उनके दीक्षा गुरु थे, ठीक है, इसका सही ऑप्शन होगा। तो उन्होंने कहा कि सूर अर्थात सूरदास, ठीक है, ऐसे गिगियात काहे हो, कछु भगवत लीला, ठीक है, भगवत लीला के बारे में कुछ वर्णन करो, कुछ बताओ, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? ऑप्शन सी, वल्लभाचार्य, ठीक है। प्रिया, प्रीति, ठीक है, साधु, अंकित, कृष्णदेव, अंकित, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2021 के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। कि हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, आप लोग बताएं। ऑप्शन ए मुंचुन, पटना, कृष्णदेव, विकास, रवि, ठीक है, रीचा, ललित, मिथुन, विकास, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन नेहालाल, रवि, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए, आपको ये याद करने का तरीका है, सु से सूरदास, ठीक है, और सु से सूर्य। तो हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाएगा? सूरदास को कहा जाता है। क्लियर? हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? सूरदास को। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 15 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है? देखिए, इसे सूरदास की अभिरुचि किसमें थी? आप लोग ऑप्शन अच्छे से पढ़ करके इसका आंसर दे, ठीक है, ऑप्शन अच्छे से पढ़े फिर इसका आंसर दे आप लोग। सूरदास की अभिरुचि, अभिरुचि अर्थात इंटरेस्ट, ठीक है, उनका इंटरेस्ट किसमें था? ऑप्शन डी, वेरी गुड, प्रिया, पटना, पलक, रवि, विकास, हिमांशु, मुंचुन, ठीक है, चंदन, हो सकता है मैं आप में से किसी का नाम नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है, तो हो सकता है मेरे स्क्रीन पे वो जल्दी से चला जाता है कमेंट, इस वजह से मैं आपसे माफी चाहती हूँ कि मैं आपका नाम नहीं ले पा रही हूँ, ठीक है। तो चलते हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या होगा? क और ख दोनों, ठीक है, क और ख दोनों इसका सही ऑप्शन होगा, क्योंकि इनकी जो अभिरुचि थी वो पर्यटन में भी था और सत्संग में भी था। साथ ही अगर यहाँ पर, ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में आप लोग देखें, यहाँ अगर यहाँ पे आपको दे दे कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, ठीक है, बता रही हूँ मैं आपको, कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, ठीक है, अगर आपका ऑप्शन सी ये होता तो सही आंसर क्या होता? ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में इनमें सभी दे दे, ठीक है, ऑप्शन डी इनमें सभी, ठीक है,
तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। मैं एक बार ऑप्शन पढ़ दूं, ठीक है। ऑप्शन ए पर्यटन, ऑप्शन बी सत्संग, ऑप्शन सी कृष्ण भक्ति एवं वैराग्य, ऑप्शन डी इनमें सभी। ठीक है प्रिया, पलक, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, इस प्रकार से पढ़ना चाहिए कि आपको अगर किसी प्रकार से ऑप्शन दे दे, ठीक है, तो आप उसका सही आंसर करें। ठीक है, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। उनकी जो अभिरुचि थी वो किसमें था, पर्यटन में था, सत्संग में था, कृष्ण भक्ति में था और वैराग्य में था, अर्थात वो गृहस्थी जीवन व्यतीत नहीं करते थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर अगर इस प्रकार से आपका क्वेश्चन रहे। लेकिन इसमें क्या होगा, क और ख दोनों। ठीक है, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। रवि, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। कृष्णदेव, ठीक है, आप सभी ने सही बताया है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए। ठीक है, हाँ विकास बोलिए, आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। ऑप्शन है, फिर से ध्यान दीजिए आप लोग। ठीक है, आप सभी का आंसर गलत है, आप लोग सभी गलत बता रहे हैं। सूरदास जी किस मार्ग में दीक्षित हुए, मैं ये नहीं बोल रही कि वह किस मार्ग के कवि थे। ठीक है, मेरा ये क्वेश्चन है कि वह किस मार्ग में दीक्षित हुए, अर्थात उन्हें दीक्षा प्राप्त हुआ किस मार्ग में। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, पुष्टि मार्ग। ठीक है, और आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि पुष्टि मार्ग होता क्या है। ठीक है, जब हम पढ़ा रहे थे तो आप लोगों ने पूछा था और हमने आपको समझाया भी था कि पुष्टि मार्ग क्या होता है। आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं कि पुष्टि मार्ग क्या होता है। ठीक है, पुष्टि मार्ग कहते किसे हैं हम, किस मार्ग को पुष्टि मार्ग के अंतर्गत रखा जाएगा। विकास, बुक पढ़ाया जाता है आपको, जब चैप्टर एक्सप्लेनेशन करवाया जाता है तो बुक भी करवाया जाता है। ठीक है, कविता के साथ साथ आपको जो भी थ्योरी लिखी रहती है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट भी दिया जाता है स्टार पॉइंट करके, जिससे आप कम समय में अच्छी तैयारी कर सके। ठीक है, बताइए पुष्टि मार्ग किसे कहते हैं, हमने बताया था आपको और आप कमेंट करने के कारण ध्यान नहीं दे पाए। ठीक है, बताते हम आपको। ठीक है, देखिए पुष्टि मार्ग में क्या होता है, इसमें कृष्ण भक्ति को देखा जाता है। ठीक है, इसमें कृष्ण के भक्ति की ही बात होती है, उनके ही रास्ते पर चलने को बताया जाता है पुष्टि मार्ग में। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही है। ठीक है, पुष्टि मार्ग इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, जिस मार्ग में कृष्ण भक्ति को बताया जाए। ठीक है, इसमें कृष्ण भक्ति के आधार पर ही रचनाएं की जाती है। ठीक है, हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं, 70 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, विकास, हम इससे पहले बुक पढ़ा चुके हैं काव्यखंड का। ठीक है, सूरदास का पद हम लोगों ने इससे पीछे का जो वीडियो हम लोगों ने किया था, ठीक है, उसमें हम लोगों ने किया था सूरदास के पद का एक्सप्लेनेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि रहे हैं। ठीक है, बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड। रवि, कृष्णदेव, ठीक है, मीरालाल, विकास, रवि, अंकित कुमार गुप्ता, हिमांशु, ठीक है, आप सभी का ऑप्शन सही है। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, भक्ति काल। ठीक है, इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, भक्ति काल। और अगर आपको यहाँ पे ऑप्शन में दे दे मध्यकाल तो क्या होगा, तो भी ऑप्शन बी होगा मध्यकाल। ठीक है, तो आप ये समझे कि भक्ति काल या मध्यकाल आप दोनों याद रखें, क्योंकि उत्तर मध्यकाल को ही भक्ति काल कहा जाता है। क्लियर, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 18 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है सूरदास के संकलित पद में कौन सा रस है। ठीक है, सूरदास के संकलित पद में अर्थात सूरदास का जो पद है उसमें कौन सा रस है। ठीक है, किस रस की व्यंजना हुई है उसमें, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन होगा वात्सल्य रस। ठीक है, वात्सल्य रस इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कृष्ण के बाल लीला का वर्णन किया गया है। देखिए, वात्सल्य रस किसे कहेंगे? जिसमें बाल लीला का वर्णन किया गया हो। ठीक है, बचपन से संबंधित है, ये कृष्ण भगवान की रचनाएं हैं, तो यह वात्सल्य रस से संबंधित है। ठीक है, इसमें वात्सल्य रस का वर्णन किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, अगर आप लोग इसमें बताइए कि जायसी, ठीक है, जायसी द्वारा जो लिखा गया है करबक, उसमें कौन सा रस है? ठीक है, उसमें कौन सा रस है? राधे राधे दिलीप। ठीक है, पलक, वात्सल्य रस, इसमें बाल लीला का वर्णन किया होता है। ठीक है, आप जहां भी राम कृष्ण किसी भी, ठीक है, किसी के भी बाल लीला का वर्णन देखें तो उसमें वात्सल्य रस होगा। ठीक है, इसमें बाल लीला का वर्णन रहता है। क्लियर? आगे चलिए, सूरदास का जो संकलित पद है उसमें तो हम लोगों ने समझा कि वात्सल्य रस है, लेकिन मलिक मोहम्मद जायसी, आप ये बताइए। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो लिखा गया है करबक, उसमें कौन सा है? उसमें श्रृंगार रस है। वेरी गुड, आप सभी का ऑप्शन सही है, श्रृंगार रस। ठीक है, तो इस वजह से आपका रिवीजन भी होते चलेगा। इस टाइप से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सूर के काव्य के प्रधान विषय नहीं है, अर्थात इसमें से जो तीन है, ठीक है, इसमें से जो तीन है वह सूरदास के काव्य के प्रधान विषय है, और एक विषय पर उन्होंने रचना नहीं किया है। वह कौन सा विषय है? वो आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से बताइए, वो कौन सा विषय है जिस पर, ठीक है, ये चारों ऑप्शन में से किस विषय पर सूरदास जी की रचना नहीं है, उन्होंने रचना नहीं किया। ठीक है, विनय भक्ति पे उन्होंने रचनाएं की है। ठीक है, हमने बताया था आपको एक स्टार पॉइंट देकर के। ठीक है, आप लोग देखे जाकर के। हाँ, साधु शर्मा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, पर्यटन। ठीक है, पर्यटन पे उनकी रचना नहीं है। उनकी काव्य का जो तीन प्रधान विषय था वो था विनय भक्ति। ठीक है, कृष्ण के भक्ति में भी उन्होंने रचना की, वात्सल्य पे भी किया, और प्रेम श्रृंगार अर्थात जब वो राधा से मिलते थे कृष्ण, तो उनपे भी सूरदास जी की रचनाएं हैं। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, पर्यटन सूरदास जी के काव्य का प्रधान विषय पर्यटन नहीं है, बाकी ये तीनों हैं। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पे। विश्व में वात्सल्य के अद्वितीय कवि कौन है? विश्व में वात्सल्य के अद्वितीय कवि के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, बताइए आप लोग इसका आंसर। मुंचुन, वेरी गुड, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऋचा, पटना, प्रिया, मिथुन, रवि, हिमांशु, चंदन, दिलीप, नितेश, विकास, मेहालाल। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका जो ऑप्शन ए होगा वो सही होगा। विश्व में वात्सल्य के अद्वितीय कवि कौन है? सूरदास जी है, अर्थात वात्सल्य की जो रचनाएं हैं वह सूरदास उसमें उत्कृष्ट रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 21 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है, प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जाती है? बताइए इसका सही ऑप्शन क्या होगा? प्रथम पद में कृष्ण को किसकी सूचना दी जा रही है? मुंचुन, वेरी गुड, भोर होने की सूचना दी जा रही है। रवि, विकास, पटना, सोनी कुमारी, हनुमान नगर, पलक, ललित, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा भोर होने की, ये इसका सही ऑप्शन होगा। देखिए, प्रथम पद में कृष्ण को सूरदास जी बता रहे हैं कि हे ब्रजराज उठिए, अब सवेरा हो गया है। जैसा कि हम लोगों ने इससे पीछे के वीडियो में पढ़ा था। ठीक है, इससे पीछे का जो लाइव क्लास हमने किया था उसमें हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन को देखा था, और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि सूरदास जी द्वारा क्या बताया जा रहा है कि हे ब्रजराज उठिए, अब सवेरा हो गया है। तमचुर खगरोर सुनहु, इसमें एक लाइन था कि मुर्गा, ठीक है, मुर्गा एवं अन्य पक्षियों का जो कोलाहल है वह सुनाई दे रहा है, पेड़ पौधे आवाज दे रहे हैं। ठीक है, कुमुद के पुष्पों ने अपनी पंखुड़ियों को सिकुड़ लिया है। ठीक है, अर्थात सुबह होने पे जो जो घटनाएं होती है उन सभी का चित्रण किया गया था सूरदास जी के द्वारा, और कृष्ण को
घोर होने की सूचना दी जा रही थी। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का ऑप्शन सही है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। 22 नंबर जो क्वेश्चन है हमारा वो है रामवती गऊ खड़िकनी में बछड़ा हितधाई, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है। अर्थात किस शीर्षक कविता में यह जो पंक्ति है रामवती गऊ खड़िकनी में बछड़ा हितधाई, यह किस कविता में दिया गया है यह लाइन। ठीक है, बताइए आप लोग। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का ऑप्शन सही है। ठीक है, आप सभी ने सही बताया है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास जी के पद में सूरदास जी ने कृष्ण को जगाते हुए कहा है कि हे ब्रजराज उठिए, अब सवेरा हो गया है। गौशाला में जो गाय है वह अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी जा रही है। ठीक है, रामवती गऊ खड़िकनी में बछड़ा हितधाई, बछड़ा को दूध पिलाने के लिए वह क्या कर रही है, वह दौड़ी जा रही है गौशाला की ओर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन, तमचुर का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तमचुर का क्या अर्थ होता है, आप लोग बताइए। तमचुर का क्या अर्थ होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विकास ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या होगा, मुर्गा। तमचुर का क्या अर्थ होता है, मुर्गा होता है। तमचुर यह ब्रज भाषा का शब्द है। ठीक है, तमचुर का अर्थ क्या होता है, मुर्गा। आप लोग याद रखें इसे। अच्छा, कन्या का क्या अर्थ होता है, आप लोग बताइए हमें। कन्या, ठीक है, कन्या का क्या अर्थ होता है। ठीक है, आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से बताएं। हाँ विकास, तो आप इसके पीछे, ठीक है, आप इसके पीछे का वीडियो देखें जिसमें हम लोगों ने चैप्टर एक्सप्लेनेशन पे चर्चा किया था और आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, जिस प्रकार हमारे अन्य स्टूडेंट को समझ में आ रहा है आपको भी उसी प्रकार समझ में आएगा। साधु शर्मा, नितेश, ठीक है, प्रिया, आप सभी का आंसर सही है। सोनी, कन्या का अर्थ होता है गोद, न कि पत्नी। ठीक है, पत्नी, बहू, इस प्रकार से ऑप्शन दे दिया जाता है। ठीक है, कि अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा तो आप लगा सकते हैं पत्नी, वधू। ठीक है, लेकिन कन्या का क्या अर्थ होता है, कन्या का अर्थ होता है गोद। ठीक है, याद रखिए ये ब्रज भाषा का शब्द है, कन्या का अर्थ होता है गोद। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कन्या का क्या अर्थ होता है, लो आ ही गया क्वेश्चन। कन्या का क्या अर्थ होता है, आप लोग इसका आंसर बताइए। देखिए ऑप्शन ए दिया गया है इसमें, स्त्री, पत्नी, बहू, गोद। ठीक है, तो पलक वेरी गुड। ठीक है, गोद इज द राइट आंसर। इसका जो ऑप्शन डी है वो इसका सही ऑप्शन होगा, गोद। कन्या का अर्थ होता है गोद। ठीक है, नंद बाबा जो है, ठीक है, वो अपने गोद में, ठीक है, गोद में बैठा करके कृष्ण जो है वो नंद के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विधु का क्या अर्थ होता है। ठीक है, विधु का क्या अर्थ होता है। विधु का क्या अर्थ होता है। ठीक है, नितेश, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपका आंसर सही है। ऋचा, चंदन, ठीक है, बी नहीं होगा। मेहीलाल, कृष्णदेव कुमार। ठीक है, आप लोग अपने आंसर पे ध्यान दें। हमने बताया था विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। ठीक है, विधु का क्या अर्थ होता है, चंद्रमा। ठीक है, आप लोग जब क्लास में आते हैं तो आप लोग पीछे के क्लास का रिवीजन करके आइए अच्छे से। ठीक है, आपको ऐसा नहीं होगा कि आपको एक भी क्वेश्चन समझ में ना आए। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएंगे। विधु का क्या अर्थ होता है, चंद्रमा। और सूर्य, सूर्य का समानार्थी शब्द बात करें तो रवि। ठीक है, रवि का अर्थ होता है सूर्य। तो चंद्रमा इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन, द्वितीय पद से किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है। द्वितीय पद में ध्यान दीजिएगा, द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है। अर्थात जब हम पढ़ रहे थे सूरदास का जो पद है वह दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में। प्रथम भाग में कृष्ण को घोर होने की सूचना दी जा रही है। आप सभी के पास बुक होगा, ठीक है, तो उसमें आप लोग देखें, जब हम पढ़ा रहे थे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कर रहे थे तो उसमें हमने बताया था कि प्रथम भाग जो था, प्रथम भाग की जो पंक्तियां थी उसमें सूरदास जी को बताया जा रहा था कि हे ब्रजराज उठिए,
विभिन्न प्रकार के संकेत दिए जा रहे थे कि मुर्गा तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। ठीक है, ये गाय जो है वो गौशाला की ओर अपने बछड़ों को दूध पिलाने के लिए दौड़ी जा रही है। कुमुद के पुष्पों ने अपने पंखुड़ियों को सिमेट लिया है। ठीक है, तो इस प्रकार के संकेत दिए जा रहे थे। सूर्य ने अपने किरणों के फैला रखा है। ठीक है, चंद्रमा का प्रकाश मलिन होता जा रहा है। जो जो सुबह होने पे जो जो दृश्य उत्पन्न होता है उसे बताया जा रहा था सूरदास जी के द्वारा। अतः जो प्रथम खंड था, ठीक है, जो प्रथम खंड था उसमें भोर होने की सूचना दी जा रही थी। और ऑप्शन बी था इसमें नंद की गोद में बैठ करके कृष्ण भगवान, ठीक है, कृष्ण जो भोजन कर रहे हैं, कृष्ण के गोद में भोजन करते हुए दिखाया गया था कृष्ण को। ठीक है, हम लोग फिगर के माध्यम से भी इसे समझे थे। तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, डी इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर हम लोगों ने हमने देखा, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, विकास, रवि, ललित, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। द्वितीय पद से किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं हुआ है? देखिए, दही, दूध, दही, दधी हुआ है, इसमें मिश्री भी हुआ है, माखन का भी हुआ है, लेकिन ऑप्शन डी, ठीक है, इसका नहीं हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन, वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व अर्थात पहले, जब अपने दीक्षा गुरु अर्थात वल्लभाचार्य से सूरदास नहीं मिले हुए थे उससे पहले, ठीक है, ठीक है, देखिए वल्लभाचार्य से मिलने के पूर्व सूरदास किस भाव के पद गाते थे? तो देखिए, पहला ऑप्शन है प्रेम भाव, सेकंड ऑप्शन है वात्सल्य भाव, थर्ड ऑप्शन है दैन्य भाव, फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। हम आपको समझा दे कि इनके जो दीक्षा गुरु वे कौन है, वो है वल्लभाचार्य। तो उनसे मिलने के पूर्व सूरदास जी जो है वह किस भाव के पद गाते थे? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, विकास, पटना, ललित, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, दैन्य भाव। ठीक है, और आप लोग जब क्लास में आते हैं तो आप लोग पीछे का, ठीक है, रिवीजन करके आया करें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। वैसे हम यहाँ भी एक्सप्लेनेशन करते चलते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आप अच्छे से पीछे से पढ़ के आइएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, सूरदास जी किस धारा के कवि है? सूरदास किस धारा के कवि है, बताइए। ऑप्शन ए कबीर श्रेय, ऑप्शन बी राम श्रेय, ऑप्शन सी कृष्ण श्रेय और ऑप्शन डी है शैव। ठीक है, रवि, मुंचुन, सोनी, प्रिया, विकास, पटना, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कृष्ण सही। आप जहां भी सूरदास जी को देखे वहां पे क्या लगाइएगा? कृष्ण लगाइएगा, क्योंकि वह कृष्ण मार्ग के कवि रहे हैं, कृष्ण आश्रय के कवि रहे हैं। ठीक है, किस धारा के? तो कृष्ण आश्रय के। तो आप जहां भी कृष्ण देखे सूरदास जी के साथ तो वहां पे आप लगाए। ठीक है, इनकी जो भी रचना है वह कृष्ण पे ही आधारित है मुख्यतः। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं? ने बताया था अभी जस्ट पीछे कि भाग 2 में क्या बताया गया है। ठीक है, मुंचुन, रवि, पटना, ठीक है, विकास, शशिकांत, मिथुन, कृष्णदेव, पलक, आप सभी का आंसर सही है, नंद की गोद में। ठीक है, नंद की गोद में कृष्ण जो है वह बैठकर भोजन कर रहे हैं। और यह जो शोभा है, यह जो छवि है, वह नंद की जो रानी है यशोदा वह देख रही है। ठीक है, और उन दोनों को जो आनंद आ रहा है वह तीनों लोकों में दुर्लभ है, यह सूरदास जी ने बताया है। ठीक है, कि वो जो लीला देख रहे हैं बाल लीला कृष्ण की, वह तीनों लोकों में मिलना दुर्लभ है। 30 नंबर क्वेश्चन, सूरदास जी को किस चीज की भूख है? बताइए, सूरदास जी को किस चीज की भूख है? बताइए, इसका आंसर क्या होगा? सूरदास जी को किस चीज की भूख? शशिकांत, ठीक है, ऑप्शन सी नहीं, हाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है, कृष्ण के जूठन की। हमें लगा ऑप्शन डी में कृष्ण का जूठन दिया है। ठीक है, तो कृष्ण के जूठन की। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। ललित, विकास, पटना, ऋचा, प्रिया, प्रीति, ठीक है, आप सभी का, दिलीप, आप सभी का आंसर सही है, कृष्ण के जूठन की। ठीक है,
वे जो नंद जो है वह भोजन करके जो कुल्ला करते हैं, तो कृष्ण जी मांगते हैं मांगत सूरज उठनिया। वहां पे लिखा गया एक लाइन कि कृष्ण को सूरदास जी को कृष्ण के जूठन की लालसा है कि अगर उन्हें वो भी मिल जाए तो वो खुद को बहुत सौभाग्यशाली मानेंगे। ठीक है, चलते हैं 31 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए, अम्बुज का अर्थ क्या है? अम्बुज का क्या अर्थ होता है? ठीक है, अम्बुज का अर्थ बताइए। अम्बुज का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। किसी किसी ने डी बताया, तो आप ध्यान दें कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? ऑप्शन बी, अम्बुज अर्थात होता है कमल। ठीक है, अम्बुज, पंकज, ये सब कमल के समानार्थी शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 32 नंबर क्वेश्चन, छवि का अर्थ बताइए। छवि का अर्थ बताइए, क्या होता है छवि का अर्थ? ठीक है, छवि निरखती नंदरनिया, यहाँ पे एक शब्द दिया हुआ है, आपकी किताब में एक लाइन दी गई है, छवि निरखती नंदरनिया। तो इसमें छवि, ठीक है, छवि का क्या अर्थ होगा? ठीक है, ऑप्शन ऑप्शन डी नहीं होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप सभी का आंसर डी आ रहा है। किसी ने सी दिया था एक बार? ठीक है, तो ऑप्शन सी जिनका भी था वो सही होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, शोभा, ये इसका सही ऑप्शन होगा। छवि का क्या अर्थ होता है? तो शोभा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 33 नंबर क्वेश्चन है, डैश खगरोर सुनहु बोलत बनराई। ठीक है, यहाँ पे आएगा बोलत बनराई। ठीक है, तो ये क्या होगा? यहाँ पर क्या आएगा? आप ये बताएं कि यहाँ पर क्या आएगा? डैश खगरोर सुनहु। ठीक है, मुर्गा तथा अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। वन के जो वृक्ष है, पेड़ पौधे हैं, वो भी आवाज दे रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। रवि, दिलीप, ठीक है, कृष्णदेव, चंदन, ठीक है, आप सभी का आंसर सही है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? तमचुर। ठीक है, तमचुर खगरोर सुनहु, तमचुर अर्थात क्या होता है? मुर्गा। ठीक है, तो मुर्गा अर्थात मुर्गा तथा या अन्य पक्षियों का कोलाहल सुनाई दे रहा है। ठीक है, तथा वन के जो वृक्ष है बोलत बनराई, अर्थात वन के जो पेड़ पौधे हैं वो भी आवाज दे रहे हैं। सूरदास जी बोल रहे हैं कि हे ब्रजराज उठिए, सवेरा हो गया है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विधु मलिन डैश प्रकाश गावत नर नारी। यहाँ पे क्या होगा? विधु का अर्थ होता है चंद्रमा। हम लोगों ने देखा विधु का क्या अर्थ होता है? चंद्रमा। ठीक है, मलिन अर्थात चंद्रमा का प्रकाश जो है वह मलिन हो गया है। ठीक है, चंद्रमा अपना प्रकाश खो चुका है। डैश प्रकाश गावत, डैश प्रकाश, प्रकाशित कौन है? तो रवि। ऑप्शन बी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए सूर्य, रवि अर्थात होता है सूर्य, लेकिन आपके बुक में जो पंक्ति दी गई है आपको उसे पूरा करना है। हाँ, रवि होगा इसका सही ऑप्शन। ठीक है, ऋचा, रवि होगा। ठीक है, प्रिया, विकास, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सही होगा, रवि। देखिए, विधु मलिन अर्थात चंद्रमा का जो प्रकाश है वह मलिन हो गया है, वह छिन्न हो गया है, वह लुप्त हो गया है। लेकिन डैश प्रकाश अर्थात सूर्य का जो रवि, रवि यहाँ पे होगा, रवि अर्थात होता है सूर्य। ठीक है, और सूर्य की प्रकाश ने अपने किरणों को फैला रखा है। और क्या दिया है? गावत नर नारी, और सुबह का जो समय है इसलिए जो नर नारी है, जो पुरुष महिला है, वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 35 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए, डैश खात कछु धरनी गिरावत, गिरावत होगा। ठीक है, छवि निरखती नंदरनिया, नंदरनिया अर्थात नंद की पत्नी माँ यशोदा। ठीक है, तो डैश खात कछु धरनी गिरावत, डैश यहाँ पे क्या आएगा? आप अपने ऑप्शन के माध्यम से बताएं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आप सभी का आंसर सही है। प्रिया, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, कछुक, कछु नहीं कछुक। ठीक है, क होगा कछुक। ठीक है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो बस क का डिफरेंस है इसमें, तो आप याद रखें। आपको इस प्रकार से ऑप्शन दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कछुक खाद अर्थात कुछ खा रहे हैं, कछु धरने गिरावत अर्थात वो कुछ
धरती पर गिरा रहे हैं। छवि रखती नंदरनिया, और इससे जो शोभा बन रही है, ठीक है, और इस शोभा को नंद की जो रानी है यशोदा वह देख रही है। क्लियर? तो आपको इसका अर्थ भी समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डैश खात लेत अपनई कर रुचि मानत दधी दुनिया। ठीक है, देखिए क्या होगा, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? डैश। ठीक है, क्या दिया गया है? डैश खात। शशिकांत, क्या? नहीं, बी नहीं होगा, बी गलत है। कछु का अर्थ होता है कछुक। ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा। आप लोग ध्यान से देखें इसे, बुक का ही लाइन है एक, डैश खात। ठीक है, ऑप्शन सी सोनी कुमारी हनुमान नगर, वेरी गुड। साधु शर्मा, ठीक है, आपका आंसर सही है। डारत खात लीत अपने कर रुचि मानत, अपने हाथ से ले रहे हैं वो, ठीक है, खा रहे हैं और अपने हाथ से ले रहे हैं। रुचि मानत दधी दुनिया, उनकी जो भी रुचि है उतना वो खा रहे हैं। ठीक है, दोनी अर्थात मिट्टी का जो पात्र है उसमें से, ठीक है, अपने ही अपने कर अर्थात कर अर्थात हाथ, अपने हाथ से लेकर के वो जो कुछ खाते हैं और कुछ धरती पर गिरा रहे हैं। ठीक है, कौन? तो कृष्ण। ठीक है, तो आपको इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। कल का जो हमारा लाइव सेशन होगा उसमें हम लोग देखेंगे सूरदास के पद। ठीक है, सूरदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, इससे पहले अगर आप लोगों में से किसी ने अगर चैप्टर एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा होगा तो आप उसे जरूर देख ले। ठीक है, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा जब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो सूरदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चन में हम लोग करेंगे 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, जैसा कि हम लोगों ने करबक में किया था। हाँ, सोनी कुमारी हनुमान नगर, वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा हो तो आप जरूर देख करके आए। फिर अभी ग्रामर हम लोग काव्य खंड कर लेते हैं, तो ग्रामर करेंगे। ठीक है, ग्रामर की जो पोर्शन है, अगर आपका बुक कंप्लीट हो जाता है तो ग्रामर भी हम इस प्रकार से पढ़ाएंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा और बहुत जल्दी आप लोग का सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप सिलेबस का टेंशन नहीं करें, वो मेरे ऊपर है। ठीक है, वो हमारे ऊपर है, हम आपका पूरा सिलेबस खत्म करवाएंगे, ये हमारा भरोसा है। ठीक है, और आप भी अपना भरोसा दिखलाएं हम पे। वो आप हम पे छोड़ दीजिए, सिलेबस कब खत्म होगा। ठीक है, एग्जाम से पहले हम आपका सिलेबस खत्म करवाएंगे और इस प्रकार करवाएंगे कि आपको सारा चीज कंप्लीट रहेगा। ठीक है, पीडीएफ आपको मिल जाएगा प्रिया। ये पद्य खंड ही हो रहा है साधु शर्मा, ये पद्य खंड ही है। ठीक है, आपका जो गद्य खंड होगा पहले हम लोग कर लेंगे पद्य खंड, उसके बाद हम लोग गद्य खंड को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि पद्य खंड में जो है बस कविता है। ठीक है, काव्य छोटा छोटा काव्य है, उसके बाद हम लोग गद्य खंड में चलेंगे। पहले हम लोग इसके चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अर्थात एक चैप्टर में हम लोग कितने लेक्चर को देखते हैं? 3 लेक्चर को। ठीक है, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन, ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया, और थर्ड जो हमारा वीडियो होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन का होता है। ठीक है, जिसमें आपको 2 अंक स्तरीय, 4 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय प्रश्न करवाए जाते हैं, जो कि आपके एग्जाम का सिलेबस है। ठीक है, तो आपको कहीं से कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, बस हमने जो पढ़ाया आप उतना पढ़ करके रखें। ठीक है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं कल के लाइव सेशन में हम लोग। ठीक है, तो कल के लाइव सेशन में हम लोग क्या देखेंगे? करवक के सब्जेक्टिव प्रश्न को। ठीक है, तो अगर आप भी हमारे लाइव कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो डाउनलोड करें एपेक्स इंग्लिश क्लासेज, और वहां से आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से हमारे लाइव क्लास से जुड़ सकते हैं। जो भी बच्चे 400 प्लस लेकर के आए हैं, ठीक है, उनके लिए हमारा जो क्लास होगा वो फ्री होगा। ठीक है, तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो चलते हैं, मिलते हैं हम लोग कल के लाइव सेशन में सूरदास के पद के सब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है, पढ़ते रहिए आप लोग।
मिलते हैं हम लोग कल के लाइव सेशन में, ठीक है। थैंक यू। हाँ, और आपका जो टाइम बताना रह गया था, ठीक है, आप सभी का कमेंट आ रहा है कि टाइम, तो हमारा जो टाइम होगा वो हम 8:30 से कर लेंगे, ठीक है। 8:30 से हम लोग कर लेंगे। आपको कोई इशू है तो आप बता सकते हैं, ठीक है। 8:30 से अगर आपको कोई इशू है तो आप बताएं हमें। ठीक है, तो कल हम लोग 8:30 में मिलेंगे लाइव क्लास में, ठीक है, क्लियर। तो चलिए चलते हैं। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है।